में इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट सीरीज का यह हमारा 15th लेक्चर है। अगर यही वाला वीडियो आप हमारा फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और मूल अधिकारों को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे आगे के जो 14 वीडियो हैं इसे 1 बाय 1 देखिए। हमने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है, तो मूल अधिकारों के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से जो है फंडामेंटल राइट्स का एक झलक देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हमने देखे थे वे बेसिक राइट्स, वह आधारभूत अधिकार जो किसी भी नागरिक का चहुमुखी विकास करते हैं, अर्थात उसका भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करता है, उसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए हुए हैं और अमेरिकी संविधान से ये लिए गए हैं इसकी धारणा को। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम सब जो है हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। हमारे संविधान में मूल रूप से 7 अधिकार थे, ओके। लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो आर्टिकल 31 में दिया था, इसे 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत मूल अधिकारों की सीरीज से हटाकर भाग 12 में 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। यदि हम आज की बात करें तो हमारे पास 6 जो है मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिए हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिए हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने ये देखा है कि हमने बात करी है ऊपर कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो है मूल अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 14 से 32 तक ही बताए गए। मतलब इसके पहले और बाद के आर्टिकल में एक्चुअल में क्या है, तो आर्टिकल 12 में यहाँ पर राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई थी कि राज्य किसे कहते हैं, यानी कि भारत की संसद, विधान सभा, विधानमंडल या जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती है, लोकल अथॉरिटीज़ होती है, नगर पालिका या जो अदर होती है LIC ONGC, उसे हम राज्य कहते हैं। तो वो हमारे मूल अधिकारों को हनन नहीं कर सकता, हमने देखा है इसको। और आर्टिकल 13 में ये बात की गई थी कि अगर कोई विधि मूल अधिकारों को हनन करती है, उसे कम करती है, तो वे असंवैधानिक करार हो जाएंगे, असंवैधानिक घोषित हो जाएंगे, जिसका राइट सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत दिया गया। इतना हम समझ चुके थे। आर्टिकल 14 से 32 तक में मूल अधिकार दिए हुए हैं। अब आर्टिकल 33, 34 और 35 में एक्चुअल में मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं, बल्कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल जो मेन आर्टिकल्स हैं कि क्या होना चाहिए, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो वो बेसिकली 14 से 32 तक ही दे रखे हैं। ओके, तो अब आर्टिकल हम देखते हैं 33 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 33 में संसद को, ध्यान से सुनिएगा, संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, अर्थात भारत की एकता और अखंडता के लिए है या समुचित कार्य करने या अनुशासन बनाने के लिए वो फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, केवल इन पर्सन्स पर। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है प्रतिबंध लगाने का, हम पढ़ चुके हैं कि मूल अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, नहीं तो हमको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। लेकिन समुचित कार्य करने व अनुशासन बनाने के लिए संसद को अधिकार है कि वो इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ओके, और यह प्रतिबंध की जो शक्ति है राज्य विधानमंडल को प्रदान नहीं की गई है। और इनके हनन पर अगर प्रतिबंध किसी पर लगाए जाते हैं किसी फंडामेंटल राइट को लेकर, तो कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। ओके, कोर्ट में इस संबंध में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी तरह संसद ने जो है सैन्य अधिनियम 1950 में, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966 और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम प्रभावी बनाए हैं। कई कानून इसको लेकर उन्होंने पास किए गए हैं। अब
यहाँ पर ऐसा क्यों जरूर, मतलब क्या हुआ है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब नहीं है अगर प्रतिबंध लगाया जाता है। संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों, प्रदर्शनों आदि पर रोक लगाते हैं। मतलब अगर आप सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या किसी खुफिया एजेंसी या अन्य से संबंधित है तो आपको इस पर जो है संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अगर सेना में नाई है, बढ़ाई है, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी, यानी कि जो जो निचले लेवल पे भी जो जॉब करते हैं उन पर भी ये जो है प्रतिबंध लगेगा। इससे क्या होगी, जो इंटरनल जो खुफिया जानकारी है वो बाहर नहीं जाएगी, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद ज़रूरी है। ओके, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 34 के बारे में। तो आर्टिकल 34 में बताया गया है कि भारत की जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ, एक्चुअल में 34 मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून से संबंधित है। अगर भारत के जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू होता है वहाँ मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहाँ पर भी क्या है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि संविधान में मार्शल लॉ को क्या परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ जो है सैन्य शासन से ही लगाया जाता है। यहाँ पर सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों, मतलब यदि सैन्य कानून लग गया तो क्या होगा, सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। साधारण कानून जो होते हैं निलंबित हो जाते हैं। सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकारों के अधीन कर लिया जाता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लगाया जाता है। मतलब अगर युद्ध की स्थिति है, अशांति है, दंगे या कानून है, ऐसा लगता है यदि राष्ट्रपति को, तो वहाँ पर सैन्य कानून जो है या मार्शल लॉ लगाया जाता है और वहाँ पर भी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट को निलंबित नहीं कर सकता है। ओके, मार्शल लॉ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट को निलंबित नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल 34 में दिया गया है। अब 35 में क्या दिया गया है, तो वही दिया गया है जो हम पिछले हमारे लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं। तो हम देखते हैं आर्टिकल 35। इसमें बताया गया है कि केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और यह शक्ति राज्य विधानमंडल को प्रदान नहीं की गई है। ओके, फंडामेंटल राइट को लेकर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, हम देख चुके हैं, और राज्य विधानमंडल को नहीं है। तो किस किस केस में हमने देखा है कि संसद के पास निम्नलिखित में कानून बनाने का अधिकार है और हम कानून बने भी हैं। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 16 के बारे में दे रखा है। आर्टिकल 16 में क्या है, तो हम इसे एक बार फिर से आपको प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा बता देते हैं। हमने आर्टिकल 16 में समझा था, जो कि समता के अधिकार के तहत आर्टिकल 16 दिया गया था। इसमें 2 क्लॉज दिए गए थे। पहला, राज्य के अधीन किसी पद पर या नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ओके, और सेकंड में दिया था 16 के सेकंड क्लॉज में कि राज्य किसी भी नागरिक से केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा या उसे अयोग्य नहीं ठहराएगा। लेकिन हमने इसके 3 अपवाद भी देखे थे। तो यहाँ पर अपवाद में क्या था कि 16 के थर्ड क्लोज जो दे रखा था कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, यानी कि यहाँ पर कानून बना रही है, जिसकी हम आर्टिकल 35 में बात कर रहे हैं। और फोर्थ में दे रखा था कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण कर सकता है, जो कि आज हम देखते हैं विभिन्न पदों के लिए आरक्षण होते हैं, जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। और इसकी 2 शर्तें थी, वर्ग पिछड़ा हो और जो कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो, राज्य के अधीन पदों पर यदि उनका समान प्रतिनिधित्व न हो। और आर्टिकल 16(5) के तहत हमने देखा था कि विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्याख्या की जा सकती है। हम इसे बेहतर तरीके से समझ चुके थे। तो हमने ये देख लिया कि हमने क्या देखा था।
तो यहाँ पर आर्टिकल 35 में जो बताया गया है कि संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल 16 में हमने देखा था कि नियोजन नियुक्ति के संबंध में सबको समान अवसर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टिकोण से तो राज्य उसके लिए आरक्षण जो है कर सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है और बने हैं, या निवास की शर्त को आरोपित कर सकता है। संसद को शक्ति दी गई है। यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल को शक्ति नहीं है। आर्टिकल 32 में भी हमने देखा था कि आर्टिकल 32 में हमने ये देखा था कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है हमारा जो संविधान है वो परमिशन देता है। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर के तहत देख लेते हैं। हमने ये देखा था कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, मतलब 32 में। और यहाँ पर हमने ये देखा था कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य कोर्ट को कभी भी निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए शक्ति प्रदान कर सकता है या उसके लिए कानून बना सकता है। आर्टिकल 33 में अभी जस्ट हमने देखा है कि सैन्य बलों या सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, तो इसके लिए संसद कानून बना सकता है और बनाए हैं कई कानून। और आर्टिकल 34 में भी हमने देखा है कि मार्शल लॉ यदि अप्लाई होता है तो इसके लिए भी संसद कानून बना सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार संसद कुछ ऐसे कानून भी बना सकता है जिसमें दंड का प्रावधान है, जो कि हमने देखा था आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 17 में हमने ये देखा था, यहाँ पर आर्टिकल 17 में बताया गया था कि अस्पृश्यता, टचेबिलिटी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या किसी अन्य आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे कि होटल, धार्मिक स्थल, दुकान ये पे प्रवेश से रोका जाता है या उसके साथ भेदभाव किया जाता है अस्पृश्यता को लेकर, तो संसद इसके लिए कानून बना सकती है। और हमने देखा था कि इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एक्ट के नाम से 1976 में जो संशोधित होकर पारित हुआ था, उसमें दंडनीय प्रावधान है। मतलब आप ऐसा यदि दंड करते हो, किसी व्यक्ति को रोकते हो, तो 6 माह का कारावास, 500 रुपये का दंड या और कुछ और अधिक लागू हो सकता है। इसी तरह हमने आर्टिकल 23 में भी देखा था कि किसी भी व्यक्ति को मतलब बिना मजदूरी के या आप उनका व्यापार नहीं कर सकते हो, स्त्री पुरुषों को बेच नहीं सकते हो, किसी को दास नहीं बना सकते हो, बिना श्रम के या बिना मजदूर पैसे दिए हुए किसी से काम नहीं करवा सकते हो, इसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब संसद ने अभी तक हमने देखा है कि कुछ के लिए कानून बनाए, कुछ के लिए ऐसे भी कानून बनाए जिसमें उन्होंने दंडित किया जा सकता है। तो इसके जो बारे में है आर्टिकल 35 में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बड़े ही सिंपल तरीके से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको मूल अधिकारों के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। Thank you for watching.